हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मिशन वर्दी का सेट नंबर 1 आज हम देखने वाले हैं। तो सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप लोगों को मिल सकें। मिशन वर्दी में 200 से प्लस प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और हर एक टॉपिक का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कंपाइलेशन मिलेगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है धौलावीरा। जो धौलावीरा स्थान था हड़प्पा सभ्यता का, वो उसको 3 भागों में बांटा गया था। यह वर्तमान के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। जो इसका स्थानीय रूप का नाम है, इसको कोददा टिम्बा कहा जाता है। और हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत भारत के 40वें कौन से 40वें विश्व विरासत के रूप में भी घोषित किया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा उपवेद नहीं है, इसका जवाब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि उपवेद कौन कौन से हैं। अगर बात करें उपवेद की, तो उपवेद मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो वह है धनुर्वेद, आयुर्वेद और शास्त्रास्त्र वेद, और उसके बाद बचता है शिल्प वेद। कौन सा? शिल्प वेद। लेकिन योग वेद कोई उपवेद नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, योग वेद। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कब किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? तो वो किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। तो सिंध उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक था, वो था दाहिर। कौन था? दाहिर को इसने पराजित कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो स्थित है। और इन्हें बनवाया किसने था? तो अगर इनके बनवाने की बात की जाए तो इनको बनवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। कब बनवाया गया? तो जो इनका निर्माण कार्य हुआ था वो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसका जो कंदरिया, यहाँ का जो कंदरिया महादेव मंदिर, वो सबसे प्रसिद्ध और सर्वोत्तम है। आपका अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? अगर बात करें पाल साम्राज्य की, तो पाल साम्राज्य पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य का जो विस्तार था वो वर्तमान के बंगाल और बिहार में पाल साम्राज्य का अस्तित्व था। अगर बात करें पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो पाल साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने। किसने? गोपाल ने। अगर बात करें पाल साम्राज्य की, सबसे सबसे जो प्रतापी राजा या प्रतापी शासक कौन था? तो वो था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ही की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किसके शासन काल में हुई थी? तो पाल साम्राज्य के शासन काल में हुई थी, धर्मपाल के समय, और इसको ही धर्मपाल ने ही बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो वो किया था, उस समय जो राजा थे वो थे मार्तंड वर्मा। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। इन्होंने ही
कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया था। अगर बात की जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1605 ईस्वी में। कब आई थी? 1605 ईस्वी में। और कब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अस्तित्व समाप्त हो गया था? वो हो गया था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में जो बेदरा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? बेदरा का। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों और डचों के बीच जो बेदरा का युद्ध हुआ था, उसमें डच हार गए थे और भारत छोड़कर चले गए। अब अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अगर बात करें प्लासी के युद्ध की, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और जो प्लासी है वो नादिया जिले में स्थित है। और इस युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला परास्त हुए थे और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? क्लाइव ने। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो कितने रुपए देने के लिए सहमत हुई थी? तो वो हुई थी 26 लाख रुपए सहमत हुई थी। और इसके साथ साथ और क्या क्या प्रावधान किए गए थे बक्सर के युद्ध के बाद? तो वो थे, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। और इसी के साथ कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल साम्राज्य को दे दिया गया था। और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो अगर बात करें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की, तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें 1919 अधिनियम की, तो इसका जो मुख्य प्रावधान आया था वो आया था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। तो इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहले 1935 की संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव दिया था? अगर बात करें पहली बार संविधान सभा का जो सुझाव दिया था वो दिया था एम.एन. राय ने। लेकिन अगर मूर्त रूप से पूछी जाए, मूर्त रूप से इसका सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन से अधिवेशन में दिया गया था? तो वो दिया गया था कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा का मूर्त रूप से प्रस्ताव पास दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अगर बात करें महिला सदस्य की, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। इनमें से कुछ जैसे दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने संविधान में बहुत अच्छा अपना नेतृत्व निभाया था। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं, या नाम क्या था? आपका सही जवाब है वो है H.C. मुखर्जी। क्या है? H.C. मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें भारत से सीमा साझा करने वाले देशों की, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। तो कितनी करता है बांग्लादेश? बांग्लादेश करता है 4096.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। इसके बाद चीन
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये देश भी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा की, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश, और इसी के साथ बात की जाए सबसे कम सीमा साझा करने वाले देश की, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी करता है, तो वो करता है 106 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है। अगर बात करें भारतीय प्रायद्वीप की जो फैला हुआ है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो उसका विस्तार कन्याकुमारी तक है, और कन्याकुमारी जो है वो हिंद महासागर से टकराती है। तो इसका जो रियल जो विस्तार होगा वो हिंद महासागर तक होगा। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें कर्क रेखा की किन किन राज्यों से गुजरती है, तो वो गुजरती है गुजरात, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन असम से होकर यह नहीं गुजरती। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो जो गैसीय हाइपोथेसिस का जो था वो कांट ने दिया था, जबकि ग्रही हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था, और ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दिया था। लेकिन नेबुलर परिकल्पना जो सिद्धांत है यह आर्किमिडीज ने नहीं दिया था। यह किसने दिया था, तो ये दिया था लाप्लास ने। किसने दिया था, लाप्लास ने। अगर बात की जाए आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो दिया था एस के आर्किमिडीज ने। किसने दिया था, एस के आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। अगर बात करें सूर्य का जो दीप्यमान है वो किन किन वलयों से मिलकर बना है, तो वो बना है प्रकाश मंडल, और बर्ड मंडल और प्रवाह मंडल से मिलकर बना है। प्रवाह मंडल और बर्ड मंडल को हम नहीं देख पाते हैं। जो प्रकाश को रोशनी के रूप में हम जिसे देखते हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। तो जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी के जो अल्फा सेंचुरी है यह एक कोई तारा नहीं है, यह 3 तारों से मिलकर बनी है। यह एक तारागृह है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी मिलकर अल्फा सेंचुरी बनाते हैं। अगर बात करें प्रोक्सिमा सेंचुरी की, तो इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है, वो लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या सम्मिलित होता है, तो वो होता है पूंजी खपत भत्ता। क्या होता है, पूंजी खपत भत्ता।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर बात करें कि जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो भारतीय वर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। और जो आय की गणना के आधार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो साधन लागत या विधि आय होती है, या उत्पाद विधि या व्यय विधि मिलकर इन सब का आकलन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? अगर बात की जाए कृषि विकास से संबंधित कुछ संरचना कारक की, तो वो सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा, कृषि बाजार, भंडारण संरचना आदि यह किसी भी कृषि विकास से संबंधित हैं, लेकिन खनन यह कृषि विकास से संबंधित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो अगर मुख्य पुजारी की बात की जाए तो वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं। अगर बात की जाए ये किस पार्टी से, तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखते हैं। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सवारी संकल्प अभियान की शुरुआत किन कारणों से हुई थी या किसके लिए की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा कुपोषण को दूर करने के लिए। इसके अंतर्गत इसकी अगर बात की जाए सावरी अभियान की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 11 जुलाई 2017 को। कब हुई थी? 11 जुलाई 2017 को। और इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं आनी थी या किन किन चीज़ों का निवारण किया जाना था? तो वो था गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को अत्यधिक पोषाहार दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? अगर बात की जाए दस्तक अभियान की, तो ये किससे संबंधित है? तो यह डोर टू डोर दस्तक अभियान यह यूनिसेफ के द्वारा चलाया यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया था। और इसका जो काम था वो था जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करना। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जो मोबाइल ओपन एक्सचेंज है इसका शिलान्यास नोएडा में किया गया है। कहाँ किया गया है? नोएडा में। कब किया गया है? तो जुलाई 2018 में। इसके द्वारा किया गया है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यहाँ से क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस जो मनाया गया था पहली बार, तो वो 4 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 4 जनवरी को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था? तो ये मनाया गया था
आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। उस समय जो तात्कालिक प्रधान मुख्यमंत्री थे यो अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन सा देश है? वो है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ किन अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो करता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो वो हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के जिले पूछ लिए जाएं तो वो हैं सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? अगर बात की जाए पीडीएफ की पूर्ण रूप की या फुल फॉर्म की तो वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो वो है कंट्रोल प्लस ESC। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? अगर बात की जाए कंप्यूटिंग या कंप्यूटर के जनक के रूप में तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। इन्होंने पहला कंप्यूटर 1822 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1822 ईस्वी में। और इन्होंने दूसरा कंप्यूटर कब बनाया था? 1833 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आपका अगला प्रश्न है, वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोजेक्ट था या किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? जो वॉटसन कंप्यूटर है वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था IBM कंपनी का। अगर बात की जाए IBM कंपनी का मुख्यालय कहाँ है तो IBM कंपनी का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगर इसकी फुल फॉर्म के पूछ ली जाए तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपका अगला प्रश्न है, माप इकाइयों में CGS प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? जो CGS प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वो आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। जिस पद्धति में हम मापन प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूज करते हैं उसे हम CGS प्रणाली कहते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मापन प्रणाली कौन सी यूज की जा रही है तो वो है SI। कौन सी? SI प्रणाली। आपका अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है?
जो 1 वोल्ट होता है वो कितने के बराबर होता है? तो वो होता है 1 जूल प्रति कूलाम। कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो किस तरह होता है? तो वो होता है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? बहुत ही, जब ठोस है तो नॉर्मली बात है, जब कोई चीज़ खुली होती है तो उसमें कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से घूम सकती है, लेकिन कोई चीज़ बंद हो तो उसमें बहुत धीमे धीमे घूमती है। आपका अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। जो हीरा और ग्रेफाइट है इसमें क्या समान होता है? तो इसमें जो समान होता है वो होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार इनका समान होता है। और एक कार्बन के अपरूपक या मतलब कार्बन के ही रूप, दोनों ही कार्बन के रूप हैं। अब अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जो घाव है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो घाव के अध्ययन को हम ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी। अगर बात की जाए कालोलॉजी की, तो कालोलॉजी किसे कहते हैं? ये चीज़ आप लोगों को कमेंट में बतानी है। और इस अगर बात की जाए कैंसर, जो कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं। जबकि त्वचा तथा इससे संबंधित रोगों का जो उपचार या अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। कार्कोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? अगर बात की जाए तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक इकाई की, तो वो कौन है? वो है न्यूरॉन्स। जो हमारा मस्तिष्क है, ये जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। तो जो कार्यात्मक इकाई है वो है न्यूरॉन्स। अब अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो वो सोख लिया जाता है छोटी आंत में। जो हम खाते हैं उसका 90% तक पोषक तत्व वो छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। बाद बाकी का जो आगे पोषण होता है उसमें 10% लिए जाते हैं। ये था आज का सेट। आप लोग कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन का जो अभियान शुरू किया है वो सब तक पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।